इस वीडियो में हम लोग जो इंडियन हिस्ट्री का घटना चक्र का जो ये बुक है PYQ, इस PYQ के पूरे बुक को हम लोग कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम के जितने भी फैक्ट्स हैं उस बुक को भी हम लोग साथ ही साथ में कवर करते चलेंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है सबके लिए। तो जो सबसे फर्स्ट सेक्शन हम लोग करने जा रहे हैं वो करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का, जो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होता है एडवेंट ऑफ यूरोपियन से लेके बाकी जितने भी चैप्टर हैं वो सारे के सारे करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज से। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो फर्स्ट चैप्टर है एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इस चैप्टर के बारे में एक ओवरव्यू देख लेते हैं हम लोग। जो सबसे फर्स्ट कंपनीज कौन आता है, उसके बाद देन और लास्ट तक कौन रह जाता है। तो सबसे फर्स्ट जो कंपनी जाती है वो होता है पुर्तगीज सबसे फर्स्ट इंडिया में आने वाला कंपनीज होता है यूरोपियन कंपनी, जो कि आता है 1498 में। पुर्तगीज के बाद जो यूरोपियन कंपनी आता है इंडिया में वो होता है डच, जो कि आता है 1602 में। और डच के बाद जो यूरोपियन कंपनी होता है वो होता है ब्रिटिश कंपनीज, जो कि 1600 में आते हैं। और इसके बाद आते हैं कौन, फ्रेंच आते हैं 1664 में। अब देखिए पुर्तगीज आते हैं सबसे फर्स्ट में, और इसके बाद जो डच का टाइम पीरियड है वो 1602 रखा गया है, और जो ब्रिटिश है उनका 1600। अब ये क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि जो ब्रिटिश का टाइम है वो 1600 है, डच का 1602 है, उसके बाद भी डच को पहले और ब्रिटिश को बाद में रखा गया है। तो इसका रीज़न ये है कि डच पहले आ चुके थे, ये आ चुके थे कहाँ पे, आपके इंडोनेशिया में ये आ चुके थे। और इंडोनेशिया से इंडिया में अराउंड 1596 में ये आते हैं इंडिया में, ब्रिटिश से पहले। लेकिन इनकी जो कंपनी है, कंपनी फॉर्म कब होती है, 1602 में होती है, इसीलिए इनको ब्रिटिश से पहले रखा गया है, लेकिन जो टाइम है वो ब्रिटिश के बाद का रखा गया हुआ। अब देखिए इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इन द लास्ट में आप देखेंगे कि ब्रिटिश ही है इकलौता कंपनी जो रह जाता है, और बाकी जितने भी सारे कंपनीज हैं वह तो कमज़ोर पड़ जाती हैं या इंडिया से बाहर दूसरे कंट्री में शिफ्ट कर जाती हैं। तो ब्रिटिश और डच के बारे में अगर देखें तो ब्रिटिश और पुर्तगीज़ के बारे में क्या होता है, इन दोनों कंपनीज के बीच में क्या होता है, मैरिज अलायंस होता है। जो ब्रिटिश के किंग होते हैं चार्ल्स टू की शादी हो जाती है किससे, पुर्तगीज की जो प्रिंसेस होती है ब्रगंजा, उनसे हो जाती है शादी। और उनसे शादी होने के बाद चार्ल्स टू को बॉम्बे मिलता है डाउरी में, यानी कि दहेज में। और इस बॉम्बे को वो किसको दे देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जो ब्रिटिश की कंपनी होती है उसको दे देते हैं 10 पाउंड सालाना के तौर पे, 10 पाउंड सालाना के तौर पे दे देते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इन दोनों कंपनीज में जब मैरिज अलायंस हो गया तो पुर्तगीज़ तो वैसे ही बाहर हो गया इस रेस से। अब इसके बाद डच और ब्रिटिश में क्या होता है, डच और ब्रिटिश में इन दोनों कंपनीज में होता है कॉम्प्रोमाइज़, इन दोनों कंपनीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ होता है। डच जो होते हैं वो सिर्फ ट्रेड करना होता है उनको स्पाइसेस का, तो इनको ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ दिखता है, इनको इंडोनेशिया में दिखता है। तो ब्रिटिश और डच के बीच में कंप्रोमाइज़ ये होता है कि ब्रिटिश कहते हैं कि हम इंडोनेशिया में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और डच कहते हैं कि हम इंडिया में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये कंप्रोमाइज़ हो जाता है इन दोनों कंपनीज में, और डच भी है आउट ऑफ द रेस हो जाता है इंडिया में रूल करने के। अब डच के बाद लास्ट में जो रह जाता है वो हो जाता है फ्रेंच कंपनीज। और इन दोनों कंपनीज में वॉर होता है, जैसे कि आप कर्नाटिक वॉर देखेंगे, इन दोनों कंपनीज के बीच में होता है। और इन द एंड में देखेंगे फ्रेंच भी कमज़ोर पड़ जाता है, और लास्ट में रह जाता है कौन, ब्रिटिश, जो कि इंडिया पे काफ़ी लंबे समय तक रूल करता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वास्को डी गामा अराइव्ड एट कालीकट, वास्को डी गामा जो है वो कालीकट में कब आए थे। अब जैसा कि मैंने कहा था कि इसके क्वेश्चन के साथ साथ भी हम लोग क्या करेंगे, स्पेक्ट्रम बुक को रिवीजन करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वास्को डी गामा ने क्या किया था, एक नए सी रूट की डिस्कवरी की थी। किसकी, सी रूट की, इंडिया तक आने के लिए डिस्कवर किया था वास्को डी गामा को। और वास्को डी गामा को
द कैप ऑफ गुड होप जो अफ्रीका का सबसे, यहाँ से लेके इंडिया पहुँचते हैं कहाँ पे, कालीकट में। तो इन वास्को डी गामा का जो मदद करता है वो व्यक्ति होता है अब्दुल माजिद नाम का व्यक्ति होता है। ये एक मर्चेंट होता है जो कि मदद करता है कहाँ तक, कालीकट तक पहुँचने में। और कालीकट का राजा होता है जैमोरिन। जैमोरिन क्या करता है, वास्को डी गामा का वेलकम करता है। जो कालीकट का एरिया है वो इंडिया का जो मालाबार कोस्ट है, मालाबार कोस्ट में पड़ता है, मालाबार कोस्ट। और इस मालाबार कोस्ट में क्या ये ट्रेड कर रहे थे कौन, अरब। अरब जो है वो नहीं चाह रहे थे, अरब ट्रेडर, कि दूसरा कोई आके यहाँ पे ट्रेड करें। और जब वास्को डी गामा आते हैं यहाँ पे तो कालीकट में हुआ क्या, 3 मंथ्स के लिए यहाँ पे रुकते हैं और उसके बाद एक ह्यूज कार्गो के साथ ये वापस यूरोप जाते हैं। तो यूरोप जाने के बाद ब्लैक पिपर के ट्रेड में वास्को डी गामा को 60 टाइम यानी कि 60 गुना प्रॉफिट होता है, 60 गुना प्रॉफिट होता है वास्को डी गामा को। और ये प्रॉफिट काफ़ी होता है अदर कंपनीज को या अदर जो यूरोपियंस थे उनको इनकरेज करने के लिए भारत में ट्रेड के लिए। अब देखिए इसके बाद वास्को डी गामा सबसे फर्स्ट आते हैं 1498 में आते हैं, 20 मई 1498 को। और जो वास्को डी गामा का सेकंड विजिट होता है वो होता है 1501 में। ये आते हैं 1501 में दोबारा आते हैं। और इनसे पहले जब इनका सेकंड विजिट होता है 1500 में वास्को डी गामा के बाद एक व्यक्ति आता है पेड्रो अल्फारेज कब्राल। ये व्यक्ति अपना जो कॉमर्शियल ट्रेड सेंटर होता है वो बनाता है कालीकट में। और कालीकट में जब ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो कालीकट में जो वहाँ के लोकल्स होते हैं वो अटैक कर देते हैं। और उसके बाद में ये पेड्रो अल्फारेज कब्राल होता है, ये क्या करता है, कालीकट को पूरा तहस नहस कर देता है। और तहस नहस करने के बाद ये सक्सेस रहता है किस चीज़ में, ये करता है क्या, एडवांटेज ट्रीटी के लिए। किसके, कोचीन जो रूलर होते हैं, कोचीन के और कैन्नौर के जो रूलर होते हैं उनके साथ ट्रीटीज करने में ये सक्सेसफुल रहता है अपने मतलब प्रॉफिट में। उसके बाद 1501 के बाद जो सेकंड विजिट हुआ वो दोबारा से आते हैं कौन, वास्को डी गामा दोबारा आता है 1501 में। और ये आने के बाद अपना जो कॉमर्शियल ट्रेड सेंटर बनाते हैं कहाँ पे, कैन्नौर में। ये याद रखिएगा कि जो वास्को डी गामा ने अपना ट्रेडिंग सेंटर बनाया था इंडिया में वो कहाँ पे बनाया था, कैन्नौर में। और पेड्रो ने कहाँ पे बनाया था, कालीकट में। और उसके बाद अरब और पुर्तगीज के बीच में ये झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पुर्तगीज क्या चाहते हैं कि पूरे के पूरे ट्रेड को ये मोनोपोलाइज करना चाहते थे कि सारा ट्रेड हम करेंगे। और जो भी कॉम्पिटिटर्स थे यहाँ पे, जो इंडियन सी में हो गया, इंडियन सी में आपके चाइनीज़ भी ट्रेड करते थे। जो चाइनीज़ हो गया, चाइनीज़ के बाद जावानीज़ जो कि जावा कंट्रीज हो गया यानी इंडोनेशिया वाला एरिया थे, वो लोग भी ट्रेड करते थे। और इधर से जो अफ्रीकन्स थे वो भी ट्रेड करते थे। और जो सबसे ज़्यादा थे वो अरब्स थे। अब अरब नहीं चाह रहे थे कि यूरोप यहाँ पे ट्रेड करे, और यूरोपियंस जो थे वो नहीं चाह रहे थे, मतलब वो कम्प्लीटली इस एरिया को मोनोपलाइज करना चाहते कि पूरे जो ट्रेड था उसको। अब ये दो के लेके दोनों के बीच में जो क्या होता है, झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डिड वास्को डी गामा कम टू इंडिया। और जब देखिए क्वेश्चन जब रिपीट होने लगे तो समझिए कि ये इंपॉर्टेंट है और कभी ना कभी तो ये ज़रूर पूछा जाएगा। तो काफ़ी बार पूछा जाने वाला सवाल है। 1948 में आया था वास्को डी गामा, 20 मई 1948 को। अब देखिए हु वाज द फर्स्ट पुर्तगीज वॉयसराय इन इंडिया। 1501 में सेकेंड टाइम वास्को डी गामा का विजिट हो गया। उसके बाद जो यूरोपियन कंपनीज होती हैं, पुर्तगीज़ कंपनी, वो 1505 में जो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा होता है उसको वायसराय बना के भेजता है, अपॉइंट करता है वायसराय इंडिया में अपना पुर्तगीज़ कंपनी। 1505 से लेके इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 3 ईयर्स के लिए होता है, 3 ईयर्स के लिए अपॉइंट करता है। और अल्मेडा को बोला जाता है कि क्या कीजिए, जो मुस्लिम ट्रेडर्स हैं यानी कि जो अरब ट्रेडर हैं उनको हटाइए वहाँ से और अपना जो मोनोपोली है उसको बढ़ाइए। तो अल्मेडा क्या करता है, अल्मेडा जो है वो एडन पे कब्जा करता है, एडन के बाद ऑर्मोज पे कब्जा करता है,
और मलाक्का पे कब्जा करता है, मलाक्का पे। ये तीनों याद कर रखने वाली चीज़ें हैं क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम पे। अल्मेडा ने इन 3 एरिया पे कब्जा किया। उसके बाद इसको फोर्ट बनाने के लिए, फोर्ट्रेस बनाने के लिए बोला जाता है। तो अल्मेडा क्या करता है, फोर्ट्रेस बनाता है कहाँ कहाँ पे, ये बनाता है अंजादीवा में, अंजादीवा में फोर्ट्रेस बनाता है। उसके बाद कोचीन में बनाता है, कोचीन में, और उसके बाद कैन्नौर और किल्वा में, कैन्नौर एंड किल्वा में फोर्ट्रेसेस बनाता है। कौन, अल्मेडा बनाता है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वेलकम वास्को डी गामा एट कालीकट। तो कालीकट के रूलर कौन था, जैमोरिन था। जैमोरिन ने वेलकम किया किसका, वास्को डी गामा का। चलिए नेक्स्ट है कि मैच द फॉलोइंग बताना है। और वास्को डी गामा ने क्या किया था, इंडिया का सी रूट खोजा था इसने, और ये था कहाँ का, पुर्तगाल का। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, और ये कहाँ का था, स्पेन का था। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया को खोजा, और ये कहाँ का था, ग्रेट ब्रिटेन का। तस्मान ने किसका खोज किया था, तस्मानिया का और न्यूजीलैंड का, और ये था कहाँ का, हॉलैंड का। तो इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग विजिटर टू इंडिया डिड नॉट बिलोंग टू पुर्तगीज कंट्री से बिलोंग नहीं करता था इन सब में। जो पीटर मंडी था, ये जो था ना, ये ब्रिटिश ट्रैवलर था जो 17वीं सेंचुरी में आया था शाहजहां के टाइम पे, और इसने अपने राइटिंग में बनारस को डिस्क्राइब किया है। चलिए नेक्स्ट है कि हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया। जो रियल फाउंडर बोला जाता है पुर्तगीज पावर को इंडिया में, वो बोला जाता है अल्बुकर्क को। अब अल्बुकर्क को इसलिए बोला जाता है क्योंकि 1510 में इसने सबसे फर्स्ट क्या किया था, इसने किया था गोवा पे कब्जा। और गोवा वो पहला इंडिया का टेरिटरी था जिस पे किसी यूरोपियन ने अपना कब्जा किया था। और उसके बाद जो अल्बुकर्क था ये सेकंड गवर्नर था, और ये अपॉइंट कब हुआ था, ये बना था 1509 में, और 1510 में इसने गोवा कब्जा कर लिया। उसके बाद इसने क्या किया था, सबसे इम्पोर्टेंट कारण, अपने एरिया में जो सती प्रथा था उसको एबॉलिश कर दिया अपने एरिया में। और जो इसके पुर्तगीज मैन थे उसको इनकरेज किया कि आप लोकल में शादी कीजिए ताकि हमारा जो भी था वो काफ़ी एक्सपेंशन बढ़े यहाँ पे। तो इसीलिए इसको अल्बुकर्क को जो है वो रियल फाउंडर बोला जाता है पुर्तगीज पावर इन इंडिया। अब देखिए नेक्स्ट है कि एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया डिड द पोर्तुगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट्रेसेस। इसने अपना सबसे फर्स्ट जो फोर्ट्रेसेस था वो कहाँ पे बनाया था, कोचीन में बनाया था। और इसको किसने बनाया था, अल्बुकर्क ने बनाया था। कोचीन में सबसे फर्स्ट किसने बनाया, अल्बुकर्क ने बनाया था। और किसके टाइम पीरियड पे बनाया था, ये अल्मेडा के टाइम पे बनाया था। अल्मेडा कौन था, ये वायसराय था। इसके टाइम पीरियड पे अल्बुकर्क ने बनाया था। अल्बुकर्क वायसराय उस समय नहीं था, अल्मेडा था, लेकिन बनाया किसने था, अल्बुकर्क ने। 1503 में बनाया था। चलिए नेक्स्ट, हु वेयर द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड। और ट्रेड के लिए सबसे फर्स्ट यूरोपियन कौन आया था, वो पुर्तगीज आए थे। आपके 1498 में। इंग्लिश है वो 1600 में आते हैं, डच 1602 में आते हैं, और फ्रेंच जो है वो 1664 में आते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हु वेयर द फर्स्ट यूरोपियन टू सेट अप सी ट्रेड सेंटर इन इंडिया। सी ट्रेड सेंटर इंडिया में सेटअप किसने किया था, पुर्तगीज ने ही किया था। चलिए नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग फैक्ट्री इन बंगाल इज वन एस्टैब्लिश्ड बाय द पुर्तगीज वाज। अब बंगाल में पुर्तगीज ने अपना फैक्ट्री बनाया, वो कहाँ पे बनाया था, वो हुगली में बनाया था, सी। और हुगली इन लोगों का बेस था, किसका बेस था इन लोगों का, किसके लिए, पायरेसी के लिए। पायरेसी का बेस बोला गया था पुर्तगीज का, जो हुगली वाला एरिया था। चलिए अब तक का एक ओवरव्यू देख लेते हैं पुर्तगीज के बारे में। तो सबसे फर्स्ट ये लोग कब आते हैं, सबसे फर्स्ट ये आते हैं 1498 को आते हैं, वास्को डी गामा आता है। उसके बाद जो सबसे फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर बनता है पुर्तगीज का वो कालीकट में बनता है। कहाँ पे, कालीकट हो गया, कैन्नौर हो गया, और कैन्नौर के बाद कोचीन हो गया। ये 3 एरिया होता है जो कमर्शियल फार्म बनता है किसका, पुर्तगीज का। उसके बाद ये लोग सबसे फर्स्ट जो फोर्ट बनाते हैं 1503 में, वो कहाँ पे बनाते हैं, कोचीन में बनाते हैं। कोचीन में
इन लोगों का सबसे फर्स्ट बनता है, जिसको बनता है किसको, अल्बुकर्की ने बनाता है, और किसके वायसराय के पीरियड में, अल्मेडा के वायसराय के टाइम में। 1503 के बाद में 1505 में जो सेकेंड फोर्ट बनता है वो बनता है कहाँ पे, कैन्नौर में। कैन्नौर में पुर्तगीज का सेकेंड फोर्ट बनता है। फर्स्ट फोर्ट कोचीन में हो गया एंड सेकेंड हो गया कैन्नौर में। अब 1509 में अल्मेडा क्या करता है, जो गुजरात होता है, गुजरात, इजिप्ट एंड जामोरिन, ये कंबाइंड फोर्सेस को, ये तीनों नहीं चाह रहे थे कि पुर्तगीज यहाँ पे ट्रेड करे कोई भी यूरोपियन कंपनी, तो इन तीनों के फोर्सेस को कौन हराता है, अल्मेडा। अल्मेडा जो है इन तीनों फोर्सेस को हराता है। कब हराता है, 1509 में। 1509 के बाद जो नया, इसके बाद का जो वायसराय होता है वो होता है अल्बुकर्की, अल्फोंसो दे अल्बुकर्की। वो गोवा को कैप्चर करता है। यूसुफ आदिल शाह जो कि बीजापुर के रूलर होता है, उससे गोवा कैप्चर करता है 1510 में। और 1530 में इस गोवा को हेडक्वार्टर बना देता है कौन, नीनो दी कुन्हा, जो नेक्स्ट वायसराय होता है अल्बुकर्की के बाद में। और 1535 में ये लोग दीव पे कब्जा करते हैं। उसके बाद 1559 में दमन पे भी कब्जा कर लेते हैं ये लोग। उसके बाद इनका जो डाउनफॉल है वो स्टार्ट हो जाता है कब से, 1596 से। पुर्तगीज का यहाँ से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। और डाउनफॉल में सबसे स्टार्ट कहाँ से होता है, जो डच होते हैं, ये 1596 में जो साउथ ईस्ट होता है, यानी कि जावा नीच का एरिया जो होता है इंडोनेशिया वाला, वहाँ से डच जो है वो पुर्तगीज को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। पुर्तगीज को बाहर कर देते हैं उस एरिया से, साउथ ईस्ट एशिया से। और उसके बाद 1612 में जो ब्रिटिश यानी कि इंग्लिश होते हैं, इंग्लिश क्या करते हैं, इनको सूरत से बाहर कर देते हैं। और 1663 में फाइनली जो मालाबार कोस्ट होता है, इस कोस्ट में जो सबसे फर्स्ट पुर्तगीज आके ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, इस एरिया से ही इनको बाहर कौन कर देता है, डच कर देता है। डच इनको बाहर कर देता है। तो ये सीमित रह जाते हैं कहाँ तक, ये गोवा हो गया, दमन एंड दीव हो गया, इस एरिया में ये पुर्तगीज लास्ट में सीमित रह जाते हैं। तो चलिए ये इसका जो राइज एंड डाउनफॉल है वो हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू पौंडीचेरी के बारे में बताइए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द पहला यूरोपियन कंपनी पावर जिसने पौंडीचेरी पे कब्जा किया, वो पुर्तगीज थे। क्या ये सही था? तो पहला यूरोपियन कंपनी जिसने पुंडीचेरी पे कब्जा किया वो कौन था, पुर्तगीज था। 1 इसका सही है। तो सेकेंड यूरोपियन कंपनी जो पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई करता है वो फ्रेंच था। ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि ये देखिए, जो वो डच वाज द सेकेंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी। और डच के बाद में जो ब्रिटिशर होते हैं वो ऑल्सो पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई करते हैं। कब? 1793 में बस। लेकिन ये क्या करते हैं, 1814 में ट्रीटी ऑफ पेरिस के जरिए ये लोग दे देते हैं किसको, फ्रेंच को दे देते हैं वापस। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ओनली 1 है कि पहला जो यूरोपियन पावर था जिसने पौंडीचेरी पे कब्जा किया वो कौन थे, पुर्तगीज था। तो ये इसका जो है वो सही हो जाएगा, और बाकी दोनों के दोनों गलत। चलिए नेक्स्ट है, हुगली वाज यूज्ड एज द बेस फॉर पायरेसी इन बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में पायरेसी के लिए कौन यूज करता था, पुर्तगीज ही यूज करते थे। अब देखिए, हुगली 1631 और 32 में जो कासिम खान था, गवर्नर था किसका, हुगली का, बंगाल का, शाहजहां के पीरियड में सबड्यूड द इम्प्रिजन थाउजेंड्स ऑफ पुर्तगीज। यही ये लोग, पुर्तगीज का क्या होता है ना, जो हुगली में यानी कि बंगाल में डाउनफॉल यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि शाहजहां जो ऑर्डर देता है कासिम खान को कि जो पुर्तगीज पायरेसी यहाँ पे कर रहे हैं उसको कम करने के लिए, और कासिम खान क्या करता है, बहुत सारे पुर्तगीज होते हैं उनको कब्जा करता है और हटाना शुरू कर देता है वहाँ से। चलिए नेक्स्ट है, हु वाज यूज्ड एज द बेस फॉर पायरेसी इन बे ऑफ बंगाल। अगेन सेम क्वेश्चन, पुर्तगीज से, इसका सही होगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद द ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर जो पॉलिसी था, जो फर्स्ट गवर्नर था वायसराय पुर्तगीज का, वो अल्मेडा, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा।
इसी ने ही स्टार्ट किया था ब्लू वाटर पॉलिसी को। इसका कहना था कि सी में जब तक हम जितना मजबूत रहेंगे तब तक हम लोग जो इंडिया से ट्रेड है उसमें मजबूत रहेंगे। तो ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने इनिशिएट किया था? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कलकत्ता। अब कलकत्ता का जो फाउंडर था वो जैब चारनॉक था। इसने क्या किया था? इस व्यक्ति ने कि सब जो अपना बेस था कलकत्ता में वो कहाँ पे बना रहे थे? हुगली में बना रहे थे। बट इस व्यक्ति ने जॉब चारनॉक था ना, हुगली के बजाय इसने सुल्तानौती यानी कि बाद में जिसको कलकत्ता बोला गया, इसने अपना बेस वहाँ पे बनाया। किसके लिए? जो कि ब्रिटिश ट्रेड सेंटर बनाया बंगाल में। कहाँ पे? कलकत्ता में बाद में बोला गया, पहला सुल्तानौती इसको बोलते थे। एंड फाइनली ही फाउंडेड कलकत्ता इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश कॉलोनीज। तो बी इसका जो है वो सही है। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड कलकत्ता। सेम क्वेश्चन अगेन पूछा जा रहा है, जॉब चारनॉक ने किया था। अब बताइए, विथ रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ यूरोपियन इनटू इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। गलत स्टेटमेंट बताना है इसमें। अब देखिए, पुर्तगीज जो थे वो कैप्चर किए थे गोवा को। कब? पुर्तगीज ने कब्जा किया था गोवा को 1510 में। किसने किया था? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा अल्बाकर्की ने किया था, जो सेकंड गवर्नर था। तो ये स्टेटमेंट ही इसका गलत हो गया। उसके बाद इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट साउथ इंडियन। कहाँ पे? 1616 में ये बनाते हैं। कहाँ पे? 1611 में बनाते हैं मसूलीपट्टनम में। देन सी है, ईस्ट इंडिया द इंग्लिश कंपनी ओपन इज फर्स्ट फैक्ट्री इन उड़ीसा। उड़ीसा में कब? 1633 में बनाते हैं ये। और अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्लिस द फ्रेंच ऑक्यूपाइड मद्रास। कब? 1746 में। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ओनली वन इसका जो स्टेटमेंट ए है वो गलत है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक जो कंपनी था वो सबसे फर्स्ट स्टार्ट किया था, वो किसने किया था? डच ने किया था। चलिए नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डच इस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया। डच के बारे में यही इम्पोर्टेंट रहता है कि इसने कहाँ कहाँ पे अपने फैक्ट्रीज बनाए थे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पटना में इसने कब बनाया था? 1632 में अपना ट्रेडिंग फैक्ट्री बनाया था। कहाँ पे? पटना पे। और नागापट्टिनम में 1658 को, चिंसुरा में 53 में, और मछलीपट्टनम में 1605 में। और सूरत में इसने कब बनाया था? 1616 में। ब्रिटिश कब बनाते हैं? देखिए, कई बुक में स्पेक्ट्रम में आपका 1613 दिया गया है, कभी कभी क्वेश्चन 1612 भी आ जाता है। तो ब्रिटिश बनाए थे कब? 1612 में। और सूरत में डच ने बनाया था 1616 में। और फ्रेंच ने बनाया था 1668 में, सूरत में अपना फैक्ट्री बनाया था। और डच ने आगरा में कब बनाया था? 1621 में। कोचीन में कब बनाया था? 1663 में। चलिए नेक्स्ट है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश इस फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, 65th में पूछा गया इसको। इसने बनाया था कब? 1632 में पटना में डच अपना फैक्ट्री बनाया था। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें। जो डच था वो डिफीटेड द पुर्तगीज एंड बिल्ट फोर्ट विलियम इन मॉडर्न कोची। डच ने क्या किया था? पुर्तगीज को हराया था और इसने बनाया था जो फोर्ट विलियम था वो बनाया कहाँ पे? कोचीन में। चलिए नेक्स्ट है, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। जो इंडियन का जो सीक्रेट था इंडिया में सक्सेस का, वो तो अब इंडिया में क्या था? नेशनलिज्म नहीं था। अब सेंस ऑफ किसका था? नेशनलिज्म था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। द कंपनी आर्मी रिसीव्ड वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड दे हैड मॉडर्न आर्म्स। ये स्टेटमेंट भी सही है। और जो इंडियन सोल्जर्स थे लैक फेडेलिटी कॉन्सिक्वेंटली द वन हु पेड द सफिशिएंट, जो इनको सफिशिएंट पेड करेगा वो उसके साइड थे। तो तीनों के तीनों यानी कि ऑल ऑफ द एबव इसमें सही है। अब चलिए ब्रिटिश, यहाँ से ब्रिटिश स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनीज गोट द फर्स्ट चार्टर परमिटिंग देम टू ट्रेड इन इंडिया। सी ट्रेड तो ये लोग आए थे, कब आए थे? 1600 में आए थे सी के द्वारा। लेकिन 1600 से पहले लेवांट कंपनी थी, ये बाई लैंड, इनको जो मिलता है चार्टर मिलता है बाई लैंड रूट के ट्रेड के लिए। बाई लैंड रूट ट्रेड के लिए जिस कंपनी को मिलता है, लेवांट कंपनी, जो कि ब्रिटिश की पहली कंपनी होती है जो ट्रेड के लिए आती है, लेकिन बाई लैंड रूट से आती है। 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आती है वो आती है कब आपकी? उस कंपनी को मर्चेंट एडवेंचरर कंपनी बोला जाता है।
वो आई थी 1602 में बाय सी रूट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट कंपनी क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द एम्परर ऑफ इंडिया व्हेन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन लंदन। जब लंदन में 1600 में कंपनी ये बनी, 1599 में ये कंपनी बनी थी, उस समय पे इंडिया का जो राजा था वो कौन था? अकबर था। अकबर 1556 से लेके 1605 तक इंडिया का रूलर कौन रहा? मुगल रूलर अकबर था। और इसी के टाइम पीरियड के बीच में ब्रिटेन में वो कंपनी बनी थी। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री एट इंडिया। अब ये बनाते हैं कब? 1611 में मसूलीपट्टनम में अपना पहला फोर्टिफाइड फैक्ट्री नहीं होता है, सिर्फ वो ट्रेडिंग सेंटर बनाते हैं। तो 1611 का जो अकबर के बाद कौन बनता है? जहांगीर रहता है इसका बेटा, तो जहांगीर इसका सही होगा। नेक्स्ट है कि वेयर इन इंडिया डिड ब्रिटिश सर सेट अप देयर फैक्ट्री इन 1613। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया 1613 में ब्रिटिश अपना फैक्ट्री कहाँ पे बनाए थे? वो बनाए थे सूरत में। चलिए नेक्स्ट है कि इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर द फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड। इसमें जो है ना वो ओनली ब्रोच होगा, ये इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला फैक्ट्री था वो कहाँ पे बनाया था इसने? देखिए 1611 में तो इसने मसूलीपट्टनम में बनाया था, लेकिन फोर्टिफाइड फैक्ट्री नहीं बनाया था इसने। पहला अपना फोर्टिफाइड फैक्ट्री कहाँ बनाया था? सूरत में, जो कि इसने बनाया था 1613 में। अब देखिए इसके बाद से ही डाउनफॉल जो है वो स्टार्ट हो चुका था पुर्तगीज के लिए। अब 1608 में कौन आता है? ये आते हैं विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस आते हैं मुगल कोर्ट में, क्या सूरत में ट्रेड के लिए, परमिशन के लिए, लेकिन ये सक्सेसफुल डिड नॉट मतलब सक्सेसफुल नहीं रहते हैं। इसके बाद जो कैप्टन मिडल्टन होते हैं वो गुजरात के गवर्नर से परमिशन लेने में सक्सेसफुल रहते हैं। और उसके बाद जो कैप्टन बेस्ट हैं, कैप्टन बेस्ट क्या करता है? ये पुर्तगीज का जो मोनोपोली था सूरत का पोर्ट पे ट्रेड के लिए, तो ये कैप्टन बेस्ट पुर्तगीज को हरा देते हैं बैटल ऑफ सोली में के जरिए। तो उसके बाद से ही सूरत में ये फैक्ट्री बनाता है, ब्रिटिश का बनाता है 1613 में। चलिए नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डिफीटेड पुर्तगीज एट सोली। सोली के बैटल में जो पुर्तगीज को हराता है वो कौन हराता है? थॉमस बेस्ट हराता है। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश फैक्ट्री एट सूरत। सूरत में सबसे पहले कौन बनाता है? इंग्लिश ही बनाता है, यानी कि ब्रिटिश जो है वो बनाते हैं। सूरत के पोर्ट पे मोनोपोली था किसका? पुर्तगीज का, लेकिन वो सूरत में फैक्ट्रीज नहीं बनाए थे अपना। तो पहला यूरोपियन कंपनी कॉज था, इंग्लिश हो गया, और बाकी जो ऑर्डर्स था वो तो मैं बता ही चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट है इन द ईयर 1613 वेयर वाज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गेव परमिशन टू सेट अप फैक्ट्री। ये 1613 में आपका सूरत ही हो गया। नेक्स्ट है बॉम्बे वाज टेकन ओवर बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 16। देखिए इसकी बॉम्बे जो है वो, इस पे बॉम्बे पे किसका कब्जा रहता है? रहता है पुर्तगीजियों का। और पुर्तगीज का जो ब्रिटिश के राजा होते हैं चार्ल्स टू, यानी जो किंग होते हैं, वो जो पुर्तगीज की जो क्वीन होती है यानी प्रिंसेस होती है कैथरीन ब्रैंगंजा, जिसकी शादी करने के बाद इनको डाउरी में क्या मिलता है? 1661 में शादी करते हैं, उनके बाद इनको डाउरी में मिल जाता है बॉम्बे। और उस बॉम्बे को 1668 में ये दे देते हैं 10 पाउंड एनुअली रेंट पे, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं ये। तो ये जो बॉम्बे है वो पुर्तगीज से मिलता है किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। चलिए नेक्स्ट है कि विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा किस इंग्लिश गवर्नर को एक्सपेल किया गया था? तो ये जो व्यक्ति था वो जॉन चाइल्ड था। जॉन चाइल्ड ने क्या किया था? ये मुगल का बॉम्बे में ये गवर्नर था, ब्रिटिश गवर्नर था, और इसने क्या किया था? जो मुगल पोर्ट थे बॉम्बे का और वेस्टर्न कोस्ट एरियाज़ का, इसने जो मैक्का पिलग्रिम्स थे उनको ट्राई किया कैप्चर करने का, जिसके रिजल्ट में क्या है कि औरंगजेब ने ऑर्डर दिया कि इसको इंडिया से एक्सपेल करो और मेरे सामने लाके अपने घुटने पे बेंड पे रह के माफ़ी मांगे। चलिए नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। पहले कर्नाटिक वॉर का जो कॉज था वो क्या था? पहला वॉर जो कर्नाटिक हुआ वो 1746 से लेके कब तक? 48 के बीच में हुआ।
और जो फ्रेंच और एंग्लो और फ्रेंच के बीच में जो राइवलरी था वो ऑस्ट्रेलियन वार ऑफ सक्सेशन से ही स्टार्ट हुआ था, हो गया था 1740 से ही। और ब्रिटिश कैप्टन जो बर्नर्ड थे वो उसने कैप्चर कर लिया था फ्रेंच शिप्स को, फ्रेंच शिप को कैप्चर किया, उसके बाद से ही जो कॉन्फ्लिक्ट था वो स्टार्ट हो गया और फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के रूप में सामने आया। और फर्स्ट कर्नाटिक वॉर को बैटल ऑफ सैंथोम, बैटल ऑफ वॉर ऑफ सैंथोम के नाम से भी जाना जाता है। और इस वॉर में जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश हार गए थे, ब्रिटिश लॉस्ट टू फ्रेंच, फ्रेंच इसमें जीत गए थे। तो देखिए जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर है किसकी वजह से स्टार्ट हुआ था, कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप बाय ब्रिटिश, ये यहाँ से। और जो कैप्टन था कैप्टन बर्नेट, इसी ने कैप्चर किया था। चलिए नेक्स्ट है कर्नाटिक वॉर आज किसके बीच में हुआ था, ये इंग्लिश और मद्रास के बीच में, सॉरी सी नहीं होगा, ये इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था, ए। चलिए नेक्स्ट है कि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर ये एंड हुआ था किसकी वजह से, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपले की वजह से फर्स्ट कर्नाटिक वॉर एंड हुआ। जो थर्ड कर्नाटिक वॉर हुआ था, थर्ड कर्नाटिक वॉर ये एंड हुआ था एंड ऑफ ट्रीटी ऑफ पेरिस के जरिए। और जो सेकेंड वॉर था वो सेकेंड वॉर ये इनकॉन्क्लूसिव वॉर था। और उसके बाद जो फर्स्ट मैसूर वॉर था इसमें क्या हुए थे, जो ब्रिटिश थे वो हार गए थे, ब्रिटिश जो है वो हार गए थे। तो डी का जो है वो 2 होगा, देखिए डी का 2 होगा, ब्रिटिश जो है वो हार गया था। इसका सही आंसर है वो सी है। अब चलिए नेक्स्ट है कि विथ रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपले, जो कि कब हुआ था 1748 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो पहला कर्नाटिक वॉर था वो एंड हुआ था किसके जरिए, एक्सला चैपले के जरिए। और द इंग्लिश गॉट बैक मद्रास, इंग्लिश को वापस मद्रास मिल गया था। दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन क्वारल। जब दो प्रिंसेस के बीच में झगड़ा हो रहा था, उस झगड़ा में पार्ट लेने का जो इनिशिएटिव था वो किसने स्टार्ट किया था, ये किया था डुप्लेक्स ने। डुप्लेक्स कौन था, ये फ्रेंच गवर्नर था, फ्रेंच गवर्नर था और इसी ने ये इनिशिएट किया था। चलिए नेक्स्ट है कि इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग लोकेशन फ्रेंच इस्टेब्लिश देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री एट। फ्रेंच आए थे 1664 में और इन्होंने अपना जो अर्लीस्ट सबसे फर्स्ट फैक्ट्री था वो कहाँ पे स्टार्ट किया था, सूरत में। चलिए नेक्स्ट, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो उस समय फ्रांस का जो राजा था वो कौन था, वो था लुइस 14। नेक्स्ट है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया। जो कॉम्पैनिया दे इंडीज ओरिएंटल था, ये फ्रेंच कंपनीज थी जो इंडिया में ट्रेड करने के लिए आई। ये कोलवर्ट के रिकमेंडेशन में के बाद ये बना था, जो कि कब 1664 में इसने रिकमेंड किया था। 1664 में कंपनी बनी किसके, कोलवर्ट के रिकमेंडेशन पे। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्री ऑफ बंगाल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द डच। डच ने जो बंगाल में अपने फैक्ट्री बनाए थे वो चेंसुरा हो गया और हुगली हो गया, बी एंड सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट है द फ्रेंच फेल टू इस्टेब्लिश पावर इन डेक्कन बिकॉज। डेक्कन में जो फ्रेंच थे वो फेल हो गए थे क्या चीज़, अपना पावर इस्टेब्लिश करने में, क्योंकि इंग्लिश जो है ना, इनके पास इंग्लिश के पास क्या था, स्ट्रॉन्ग आर्मी था, इसी की वजह से वो फेल हो गए थे। द फॉलोइंग यूरोपियन पावर एंटर इनटू इंडियन ट्रेड एट वन टाइम और द अदर। अब इसमें देखिए ब्रिटिश आए थे कब, 1600 में, फ्रेंच आए 1664 में, और जो डच है वो डच आए थे 1602 में, पुर्तगीज आए 1498 में। तो फर्स्ट होगा 4 होगा, 4 के बाद 2 होगा, देन 1 होगा एंड देन 3 होगा, 4 2 1 3, 20 का सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच द लिस्ट विद लिस्ट टू सेलेक्ट द करेक्ट फ्रॉम द गिवन कोड बिलो द लिस्ट। पौंडीचेरी, पौंडीचेरी भी किसका था, फ्रेंच का था। गोवा किसके अंडर था, पुर्तगीज के अंदर। थैंक्यूवर था, ये थैंक्यूवर किसके, दानिश के अंदर में। और सदरस जो था वो डच के अंडर में था। चलिए नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम वेयर यूरोपियन गोट बेस्ट शोरास, यानी कि साल्ट पीटर और ओपियम। ये यूरोपियंस कहाँ से लेते थे, ये बिहार से लेते थे। बेस्ट क्वालिटी ऑफ सोरा एंड साल्ट पीटर और ओपियम कहाँ से मिलता था, बिहार से। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल विच रीजन ऑफ इंडिया वाज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम। ओपियम के लिए फेमस था वो बिहार था। हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वाज द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज अ ट्रेडर।
तो ये जो है सबसे लास्ट में कौन आते हैं, फ्रेंच 1664 में। चलिए नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग, असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफ द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉइल एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप। तो ये जो शेरशाह सूरी था, शेरशाह सूरी और अकबर के टाइम पे ही हो चुका था। तो यूज ऑफ मोबाइल कैनन इन वॉरफेयर, ये भी अकबर के टाइम से ही चल रहा था। और जो कल्टीवेशन ऑफ टोबैको और रेड चिली, ये किसने किया था, ये पुर्तगीज़ ने किया था। किसने, पुर्तगीज़ ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। अब इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट वेर इंट्रोड्यूस इन द इंडिया बाय इंग्लिश, इंग्लिश के द्वारा कौन सा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो पहला तो पहले ख़त्म हो गया कि शेरशाह सूरी और अकबर के टाइम पे हो चुका था। सेकंड कैनन, ये भी अकबर के टाइम से आ रहा था। और जो कल्टीवेशन ऑफ टोबैको और रेड चिली था, ये भी किसने इंट्रोड्यूस किया था, पुर्तगीज़ ने। तो तीनों के तीनों में से कोई नहीं होगा। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, विथ रेफरेंस टू द कॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ द ब्रिटिश एंड फेल्योर ऑफ द फ्रेंच इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए, गेटिंग ह्यूज वेल्थ एंड मैन पावर फॉर द कॉन्केस्ट ऑफ बंगाल बाय ब्रिटिश, जब बंगाल पे कब्जा कर लिए ब्रिटिश लोग, उनके पास क्या आ गया, वेल्थ हो गया, मैन पावर वैसे ही हो था, तो ये रीजन रह गया। और नवल सुपरिटी ऑफ ब्रिटिश जो थे वो, उनका जो नवल पावर था, यानी कि सी में जो उनके शिप्स थे वो काफ़ी पावरफुल रहे थे, जिसकी वजह से ये क्या सक्सेसफुल हो गया और फ्रेंच जो फेल्योर हो गया। तो बोथ ए एंड बी जो है वो सही आंसर इसका। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा।